हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका सी टेट का जो पेपर हुआ है। सी टेट का जो आप सभी का पेपर हुआ है आज 8 फरवरी 2026 को पहली पाली में फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें आपके जो पेपर 2 यानी कि जूनियर लेवल के जो सभी प्रश्न पूछे गए हैं 150 प्रश्न, उन सभी 150 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में लाइव हल करेंगे उसके व्याख्यात्मक तरीके से। क्योंकि यूट्यूब पर अब तक आपको केवल आंसर की का ही वीडियो मिला है, तो मैं आंसर की भी बताऊंगा और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, मैं व्याख्या भी करूंगा कि आखिर क्वेश्चन का आंसर क्यों सही हो रहा है। तो दोस्तों, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर की मिलेगा आपको इस एकमात्र वीडियो में, जिसमें सभी 150 प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मेरे पास जो पेपर कोड है वो पेपर कोड है, देखिए ये आपका मेरे पास पेपर कोड है, आपका पेपर 2 है ये, और पेपर कोड है मेरे पास जे। तो जे पेपर कोड मेरे पास है। तो चलिए, अब आप लोगों ने पेपर देख लिया, जो लोग पेपर देकर आए हैं उनको तो मालूम ही है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, मैं जो है क्वेश्चन चूँकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछा गया है, तो हम जो है क्या करेंगे, हम केवल हिंदी भाषा में ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बाकी अंग्रेजी भाषा के जो भी छात्र हैं वो तो समझते ही हैं, तो हम लोग हिंदी भाषा में ही सारे प्रश्नों को देखा जाएगा। तो हम लोग सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया था मेरे मित्रों, आपका सी टेट पेपर 2 जूनियर लेवल का शिफ्ट 1 में 8 फरवरी 2026 यानी कि आज के डेट का पेपर हुआ है। उसमें पहला प्रश्न सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान पूछा गया है कि यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। कारण कह रहा है कि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। सही विकल्प का चुनाव करिए। यहाँ इस पहले नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मेरे मित्रों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ए कथन सही इसलिए हो रहा है क्योंकि विकास के सभी क्षेत्र शारीरिक, सामाजिक या संवेगात्मक, ये आपस में जुड़े होते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप की वजह से। तो कारण भी सही है कि विकास निरंतर होता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन निरंतरता यह व्याख्या नहीं करती है कि शारीरिक विकास सामाजिक विकास को क्यों प्रभावित करता है। यह जो है अंतः संबंध के सिद्धांत के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है वह किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन क्यों सही होगा, व्याख्या सुनिए, एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। देखिए, जीन विकास अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन की प्रक्रिया है, जिसमें कि समावेशन और समायोजन यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, इन दोनों के माध्यम से स्कीमा में बदलाव किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 चौथा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा दूसरे नंबर के प्रश्न में। आगे तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि अभिकथन ए कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। कारण आर दे रहा है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ दोस्तों आपका 3 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और आर दोनों कथन जो है वो आपके गलत होंगे। कैसे गलत होंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, अभिकथन ए गलत इसलिए होगा क्योंकि आधुनिक शिक्षा शास्त्र जो है, ये आधुनिक शिक्षा शास्त्र में सहयोग और समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है, रोका नहीं जाता है। और कारण आर भी गलत होगा क्योंकि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, न कि निष्क्रिय या रटने वाली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है 3 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला चौथा प्रश्न पूछा गया है कि किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं आपका वृद्धि में तेजी। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ग्रोथ स्पर्ट। क्योंकि किशोरावस्था में यौन परिपक्वता यानी कि प्यूबर्टी से ठीक पहले
ऊंचाई और वजन में जो अचानक और तीव्र तीव्र वृद्धि होती है उसे ग्रोथ स्पॉट कहा जाता है, यानी कि वृद्धि में तेजी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला 4 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 5वां प्रश्न पूछा गया है कि अभिकथन कह रहा है कि मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। कारण आर दे रहा है कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो वह किसको दर्शाती है मेरे मित्रों? वह दर्शाती है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि देखिए पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि जैसे छात्र जो विकलांग है इसका उपयोग करना बेहतर है क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी अक्षमता से पहले रखता है। कारण आर सही व्याख्या करता है क्योंकि भाषा हमारे दृष्टिकोण को आकार देती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे 5 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 6 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि अभिकथन ए माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण आर दे रहा है कि अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। सही विकल्प चुनिए। यहाँ 6 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए भावनाओं के बारे में लिखना संवेगात्मक नियम में मदद करता है। कारण आर सही है क्योंकि अपनी भावनाओं को समझना मेटाकॉग्निज्म यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस ही हमें सही क्रिया करने में सक्षम बनाता है। यहाँ पे ए और आर दोनों कथन जो है सही है और ए और आर की जो है बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आगे 7वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? तो प्रभावी युक्ति जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। क्योंकि समस्या समाधान में पैटर्न पहचानना और तर्क का उपयोग करना प्रभावी है, लेकिन प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना समस्या समाधान में बाधा डालता है, इसलिए यह प्रभावी नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 8वां प्रश्न पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं? वो होते हैं आपका ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कैसे? देखिए जिन पियाजे के अनुसार अमूर्त सोच, परिकल्पना निर्माण यानी कि हाइपोथेसिस और मानसिक परीक्षण मेंटल ट्रायल और एरर, ये सब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 से ऊपर 11 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषता होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 9 नंबर पे जो प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लेकिन क्यों सही होगा? देखिए रचनावादी कक्षा यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चों के अनुभवों को महत्व देने से सीखना सार्थक होता है। जानकारी के टुकड़ों या असफलता के डर से सीखना कभी भी प्रभावी नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 9 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आगे 10वां प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? तो ये घूमता है आपका अहंकार की नैतिकता पर, एथिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। क्योंकि कोहलबर्ग के पूर्व पारंपरिक स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल में छोटे बच्चे जो है वो आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक होते हैं। उनका नैतिक तर्क मेरे लिए इसमें क्या है या दंड से बचने पर आधारित होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है वो अहंकार की नैतिकता करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे अगला 11वां प्रश्न पूछा गया है कि अभिकथन ए विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। कारण आर दे रहा है कि विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। सही विकल्प चुनिए। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। कैसे? देखिए, यहाँ विविधता यानी कि डाइवर्सिटी सीखने में सुधार करती है, तो ए सही होगा। लेकिन कारण आर गलत है क्योंकि विभिन्नताओं पर संवाद करने से समालोचनात्मक चिंतन बढ़ता है, बाधित नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा। आगे 12वां प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं? विभेदित निर्देश, मानकीकृत पाठचर्या, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। तो यहाँ 12 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी। ए और सी, बी गलत होगा। कैसे? देखिए, विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभेदित निर्देश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और व्यक्तिगत शिक्षा योजना प्रभावी है। मानकीकृत पाठचर्या कठोर होती है और विविध बच्चों के लिए यह उपयुक्त नहीं होगी कभी भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 13वां प्रश्न पूछा गया है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार क्या होना चाहिए? पहला विकल्प सही हो जाएगा, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार। क्योंकि देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि संरचनावादी यह मानते हैं कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं और वे स्वाभाविक रूप से दुनिया का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे 13 नंबर के प्रश्न में करेक्ट हो जाएगा। अगला 14वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी होंगी? तो ये रणनीतियाँ कौन सी होंगी? तो ये होंगी आपका पहला, स्वानुभविक और कलन विधि। क्यों? क्योंकि अनुभवजन्य नियम और स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरण दर चरण विधि समस्या समाधान की सही रणनीतियाँ हैं और कार्यात्मक स्थिरता क्या है? एक बाधा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है स्वानुभविक और कलन विधि करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे 15वां प्रश्न पूछा गया है। 15वां प्रश्न पूछा गया है कि 15वां प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के लिए अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? तो यहाँ इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुँचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यह जो नियम है ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि स्कैफोल्डिंग, वाइगोत्स्की का जो स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत है इस पर यह आधारित है। क्योंकि जहाँ शिक्षक जो है स्कैफोल्डिंग में जहाँ शिक्षक बच्चे के स्तर के अनुसार थोड़ा सा हिंट देता है, क्यों देता है यानी कि सहायता प्रदान करता है, उसको हम ZPD बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 16वां प्रश्न पूछा गया है कि पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्य मनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? तो ये किसके लक्षण हैं दोस्तों? तो ये लक्षण हैं आपके पठन वैकल्यता के। क्योंकि पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों को उल्टा देखना या पलटना और ध्यान भटकना, ये सब डिसलेक्सिया के उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला पठन वैकल्यता करेक्ट हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न है कि विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। तो यह आपका सुनिश्चित करता है ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, ए और डी। अर्थात अब्राहम मैस्लो जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार और सामान्य मनोविज्ञान में बच्चे तब सीखते हैं जब वे सुरक्षित
यानी कि सेफ्टी महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि वे कक्षा का हिस्सा हैं, यानी कि आपका वो क्लास में उनको तवज्जो दी जा रही है, उनके अंदर अपनापन की भावना होती है। जब भी डर और अस्वीकृति आएगा तो सीखने को वो क्या करेगा, रोकेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ए और डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 18वां प्रश्न पूछा गया है कि रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी सहायता है, किसकी आवश्यकता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। क्यों? क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे नंबर लाना नहीं है, बल्कि विषय में महारत या समझ या दक्षता हासिल करना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 19वां प्रश्न है कि नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? सहायक रणनीति हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, ए और बी। ए और बी क्यों? क्योंकि समझ सुनिश्चिट करने के लिए फिर से पढ़ना और प्रश्न पूछना, यह स्पष्टीकरण की क्या है, स्पष्टीकरण मांगना, यानी कि मेटाकॉग्निटिव रणनीतियाँ हैं। नाटक करना या गलत अर्थ गढ़ना, ये सब क्या है, ये सहायक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा ए और बी। 19 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर पहला विकल्प, यानी कि ये वाला। आगे 20वां प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा तब बढ़ती है जब ध्यान सीखने की प्रक्रिया और आनंद पर हो, न कि प्रतिस्पर्धा या शर्म से बचने पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे 21वां प्रश्न पूछा गया है कि कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। कारण आर दे रहा है कि स्कूल और पाठचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि कहानियों में जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और स्कूल और मीडिया द्वितीयक समाजीकरण के एजेंट हैं जो इन पहचानों को प्रभावित करते हैं, इसलिए यह प्रभाव पड़ता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आगे 22वां प्रश्न है, अभिकथन ए करें कि पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होगा। सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? देखिए, डिसलेक्सिया में ध्वन्यात्मक समस्या होती है, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। कारण क्यों गलत हो, कारण भी सही होगा। क्यों? क्योंकि प्रोत्साहन सभी बच्चों के लिए अच्छा है, तो आर भी सही है, लेकिन प्रोत्साहन देना डिसलेक्सिया का कारण या वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है, इसलिए यह सही स्पष्टीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला 23वां प्रश्न है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। तो समकक्षियों की जो भूमिका होती है वो बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था में पीयर ग्रुप यानी कि दोस्तों का प्रभाव माता पिता से अधिक हो जाता है, जबकि बचपन में परिवार प्राथमिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 24वां प्रश्न है कि सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सीखने के बारे में जो संपर्क सही नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। देखिए,
यह कथन जो है तीसरा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की और आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक संपर्क सीखने का मुख्य आधार है, बाधा नहीं है। और यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 आपका थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 25वां प्रश्न पूछा गया है कि सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब, तो सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। देखिए, संरचनावाद सक्रिय भागीदारी, सहयोग और सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर देता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न पूछा गया है कि अभिकथन ए, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। कारण कह रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। 26 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, देखिए, ऊंचाई यानी कि हाइट जो है यह जीन्स यानी कि हेरिडिटी से तय होता है, लेकिन पोषण जो है इन्वायरमेंट उसे प्रभावित करता है, तो ए आपका सही है। और यह आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम है, तो आर भी जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है वो सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 27वां प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी, अधिगम के लक्ष्य में और शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, सहायता के प्रावधान में और मूल्यांकन में। देखिए, समावेशी कक्षा में पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि, मूल्यांकन और सहायता सभी में अनुकूलन किया जाना चाहिए, ताकि हर बच्चे की जरूरत को पूरा किया जा सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ए बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये नहीं आता है आपका लेखन वैकल्य, ऑप्शन नंबर सेकंड डिस्ग्राफिया, क्योंकि संवेदी बाधिता सेंसरी इम्पेयरमेंट, इसका मतलब है कि इंद्रियों यानी कि आंख कान में दोष होना। डिस्ग्राफिया एक अधिगम अक्षमता है जो लिखने से संबंधित होती है, या कोई संवेदी दोष नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करता है। तो ये करता है स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। NEP 2020 सीखने के लिए आकलन पर जोर देती है और 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की बात करती है, जिसमें कि सेल्फ और पीयर असेसमेंट शामिल होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे 30वां प्रश्न पूछा गया है बाल विकास मनोविज्ञान में, लास्ट प्रश्न होगा आपका बाल विकास मनोविज्ञान में, कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे, और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक किस प्रकार की अवधारणा का अभ्यास करा रहा है। तो ये करा रहा है आपका आलंबन का, ऑप्शन नंबर 4 स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा अटक जाए तो उसे संकेत यानी कि थोड़ा सा हिंट या क्यू देना या अस्थायी मदद करना, इसको हम पाड़ या आलंबन या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 आलंबन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आगे मैथमेटिक्स और साइंस के 60 प्रश्न हैं, तो मैथमेटिक्स और साइंस को मैं अलग से पढ़ा दूंगा, 60 प्रश्न का वीडियो अलग से बना दूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे SST सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के सभी 60 प्रश्नों को, और साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी के सभी 30-30 प्रश्नों को। तो टोटल हमारा जो है आपका 150 प्रश्न पूरा मैं इस वीडियो में आपको शामिल करूंगा। यहाँ अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे भाग 3 पार्ट 2 सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के सभी 60 प्रश्नों की ओर। दोस्तों 31 नंबर पे अपना जो है पहला प्रश्न पूछा गया है SST सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर लेवल में 8 फरवरी 2026 यानी कि आज के डेट में, कि आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पी से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ आपका चारों विकल्प दिया गया है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ए और सी। ए और सी, बी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, हम्पी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, यह सही है। महानवमी पर्व
नवरात्रि वहाँ का मुख्य त्यौहार था, ये भी सही है। तो कथन भी जो है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी क्योंकि देवदासियाँ केवल जो है यहाँ पे देखिए, देवदासियाँ केवल राजा के सामने नहीं बल्कि मंदिरों में आम जनता के धार्मिक अनुष्ठानों का भी हिस्सा थी। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, ए और सी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि उपयुक्त विकल्प चुनने के लिए निम्नलिखित अभिकथन और कारणों पर विचार करिए। अभिकथन कह रहा है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में नील की मांग ऊंची थी। कारण कह रहा है कि 17वीं सदी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कारण 2 कह रहा है कि 17वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया था। तो यहाँ आपका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अभिकथन और कारण 1 सही है। अभिकथन और कारण 1 सही है, कारण 2 गलत होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में भारतीय नील की भारी मांग थी, तो अभिकथन सही है। और वुड उत्पादकों के विरोध के बावजूद 17वीं शताब्दी तक कपड़ा उत्पादकों ने अपनी सरकारों को नील आयात पर प्रतिबंध हटाने के लिए राजी कर लिया था ताकि अच्छा रंग मिल सके। तो कारण 1 भी सही है। कारण 2 यानी कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, न कि 17वीं सदी में, इसलिए आपका कारण 2 जो है वो आपका गलत हो जाएगा। बाकी अभिकथन और कारण 1 आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। तो यहाँ आपका 33 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, बी, सी और डी, ए गलत होगा। क्यों? क्योंकि जल अभाव के कारण वर्षा में विविधता, जल का प्रदूषण, संदूषण और अतिदोहन, ये सब जो हैं आपके जल संग्रहण तो क्या है, जल बचाने का तरीका है, अभाव के कारण नहीं। तो यहाँ पे आपका जल संग्रहण ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सी, बी, डी ये आपके पहला विकल्प आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 34वां है कि तमिल महाकाव्य मणि मेकैले की रचना किसने की थी? तो ये हुआ था आपका सत्तानार, ऑप्शन नंबर सेकंड सत्तानार। तमिल महाकाव्य मणि मेकैले की रचना बौद्ध व्यापारी सत्तानार ने की थी। इलांगो ने क्या किया था? इलांगो ने जो है वो शिल्पदिकारम का रचना किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सत्तानार करेक्ट हो जाएगा। आगे 35वां प्रश्न है कि जब ग्रीनविच याम्योत्तर पर दोपहर के 12 बजे हों तब 90 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो यहाँ बजेगा शाम के 6 बजे, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्योंकि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 90 डिग्री पूरब का मतलब क्या है? 90/15 कर दीजिए, 90/15 यानी कि 15 छके 90, 6 यानी कि 6 घंटा आगे। तो ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे अगर है तो पूरब में समय कितना जुड़ेगा? 12 + 6 = 6, यानी शाम के 6 बजेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका 6 PM करेक्ट हो जाएगा। आगे 36वां प्रश्न पूछा गया है। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करिए, फसल और जलवायु। तो यहाँ 36 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा। ए का पहला, कॉफ़ी जो है ये उच्च तापमान और भारी वर्षा में होता है, क्योंकि हाँ गर्म और आर्द्र जलवायु, हाँ कॉफ़ी जो है आपका उच्च तापमान और भारी वर्षा में होता है। बाकी पटसन जो है ये आपका पटसन जो होता है ये आपका गर्म और आर्द्र जलवायु में होता है। सी का तीसरा हो जाएगा। हाँ ए का पहला, बी का हो जाएगा चौथा, गर्म और आर्द्र जलवायु। सी का तीसरा हो जाएगा। चाय जो है ये आपका मध्यम तापमान पे होता है। गेहूं जो है ये आपका ठंडी जलवायु में है। तो यहाँ पे आपका पहला विकल्प जो है मिलान आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे
37वां प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है। कथन को उचित सिद्ध कीजिए, सही कारणों का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी। बी यहाँ पे गलत होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में कृषि एक व्यवसाय की तरह है, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर मशीनरी, वैज्ञानिक उर्वरक और स्वचालित भंडारण का उपयोग होता है। खेत का आकार छोटा है, यह कथन भी आपका जो है ये गलत होगा, क्योंकि अमेरिका में फार्म बहुत विशाल कई 100 एकड़ के होते हैं, तो फार्म का छोटा आकार कभी नहीं होगा। ए, सी और डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और तीसरा है कि मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बारीक पॉलिश की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली है? तो ये मिली थी आपकी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बिहार में, क्योंकि मौर्यकालीन रामपुरवा बैल बिहार के चंपारण जिला में मिला था और अब इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 39 का रहेगा, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी पवन नहीं है? सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 मानसूनी पवने, देखिए व्यापारिक पछुआ और पूर्वी पवने अस्थायी पवने परमानेंट वाइंड हैं, जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं। और मानसून मौसमी पवन जो है ये सीजनल वाइंड होती हैं, यानी कि मौसमी पवन होती हैं जो दिशा बदलती रहती हैं। तो मानसूनी पवनें आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 40वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित ऐतिहासिक दावों का जनजातीय खानाबदोशों और एक जगह बसे हुए समुदायों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। उपयुक्त का विकल्प चुनिए। 40 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा, बी, सी और डी। बी, सी और डी ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि कथन ए गलत है, क्योंकि वर्ण आधारित समाज और जनजातियों में व्यापार और अन्य चीज़ों के लिए संपर्क होता था। बाकी कथन सही है। कई जनजातियों ने प्रथा नकारी गुण जैसे बड़े राज्य बने और मुगलों जैसे बड़े राज्यों से उनका संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी, सी और डी। आगे क्वेश्चन नंबर 41वां प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सोपानी क्रम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा और जिला परिषद। क्योंकि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था नीचे से ऊपर की ओर होती है, यानी कि सबसे पहले ग्राम स्तर आएगा यानी कि ग्राम पंचायत, उसके बाद आपका ब्लॉक स्तर यानी कि पंचायत समिति, उसके बाद जिला स्तर यानी कि जिला परिषद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे 42वां प्रश्न पूछा गया है कि हमारे सौरमंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 तारा। जैसे कि सूर्य जो है क्या है, एक तारा है और वो क्या है, एक खगोलीय पिंड है जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ग्रह और उपग्रह जो है तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे तारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 43वां प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों की एकता पर निर्भर होती है। राजनीतिक पार्टी को प्रतिस्पर्धी चुनावी रणनीति में इस एकता को संज्ञान में लेना चाहिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन में से कौन सी जो है बृहद प्रगति उपरोक्त अभिकथन पर मुहर लगाती है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सी और ए। सी और ए, बी गलत होगा। कैसे? देखिए कथन ए आपका सही है क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह में एकता थी। कथन सी सही है क्योंकि 1937 में संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाहती थी, जिसे कांग्रेस ने मना कर दिया। इससे दूरी बढ़ी और एकता खंडित हुई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी और ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
44वां प्रश्न है कि विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ये है आपका सैटेलाइट से संचार। ऑप्शन नंबर 3, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट संचार ने ही टीवी, इंटरनेट और फ़ोन को विश्वव्यापी बना करके दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 45 करें कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो ये घासीदास, ऑप्शन नंबर थर्ड घासीदास। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने किया था। उन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया था घासीदास ने। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी परिस्थितियां बनाती हैं, उपयुक्त वर्ग का चयन करिए। तो ये बनाती हैं आपका प्राकृतिक पर्यावरण, पृथ्वी पर मौजूद जीवी, पौधे, जंतु और अजीवी यानी कि बायोटिक और एबायोटिक। जैसे कि बायोटिक में आपका आएगा पौधे और जंतु, और एबायोटिक में आएगा भूमि, जल और हवा। तो ये सब मिलकर, बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाती है। ऑप्शन होगा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो विभेदीकरण का जो उदाहरण नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एक लड़के को रोने से मना करना क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। देखिए यह कथन जो है रूढ़िबद्धता का उदाहरण है, न कि सीधे तौर पर भेदभाव का। बाकी विकल्प 1, 2, 3 में लोगों को संसाधनों या अवसरों से वंचित किया जा रहा है, जो कि क्या है, स्पष्ट भेदभाव है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 48, 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत के एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी। राजनीतिक चेतना का उदय और परिणामी राजनीतिक संगठनों में समय लगा। भारत अचानक से एक दिन में ही 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया। उपयुक्त प्रमाण कारण का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। केवल ए, बी और सी, डी गलत होगा। कैसे? देखिए राष्ट्र बनने की प्रक्रिया लंबी थी, कथन ए सही है। 1850 के बाद बने संगठनों ने अंग्रेजों का विरोध शुरू किया, ये भी सही है, कथन बी। वे संप्रभुता चाहते थे, सही है। और सी जो है आपका पूना सार्वजनिक सभा जैसे संगठन पूरे देश के लिए काम करने का दावा करते थे, न कि केवल विशिष्ट क्षेत्र के लिए। तो हालांकि नाम जो है वो क्षेत्रीय लग सकते हैं, उनका उद्देश्य राष्ट्रीय था। डी जो है कथन डी, इल्बर्ट बिल विवाद ने भी एकता बढ़ाई, लेकिन विकल्प 3 जो है सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह शुरुआती चेतना को कवर करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी और सी आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए, बी और डी। सी गलत होगा। क्यों? क्योंकि वर्षा पौधे जंतुओं के लिए ज़रूरी है, ये सही है। ताज़े पानी का स्रोत है, बी सही है। और भूमिगत जल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, ये भी सही है। डी जो है यानी कि सी जो है आपका सूखा नहीं लाती है बल्कि वर्षा की कमी सूखा लाती है। तो सी कथन जो है आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 50वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है आपका लद्दाख को। लद्दाख को अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक समानताओं के कारण छोटा तिब्बत यानी कि लिटिल तिब्बत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आगे 51 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से गलत मिलान कौन सा है? तो केवल 2, ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल 2। क्योंकि संथाल विद्रोह, देखिए कोल विद्रोह 1831-32 सही है। बस्तर विद्रोह आपका संथाल विद्रोह 1855 जो है आपका हाँ, संथाल विद्रोह 1855 ये सही है।
बस्तर विद्रोह 1920, तो ये जो है बस्तर विद्रोह 1920 में नहीं हुआ था, ये 1910 में हुआ था। तो ये आपका गलत होगा, यानी कि एक ये गलत हो गया। वारली विद्रोह 1939 में नहीं हुआ था, ये 1940 में हुआ था, 1940 में या 1945 के आसपास हुआ था। 1939 जो है पूरी तरीके से सटीक नहीं है, लेकिन बस्तर जो है वो गलत है। मुख्य रूप से बस्तर 1910 और वारली 1940 का समय जो है ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड केवल 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 52 नंबर पर अगला प्रश्न है कि ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करिए। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। देखिए, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है, क्योंकि इस पर महाद्वीपों और महासागरों के आकार और दूरी को सही अनुपात में दिखाया जाता है, जो नक्शे में थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ पाता है। तो ऑप्शन नंबर का सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 53, मसूलीपट्टनम के संदर्भ में जिसका व्यापार के लिए दूरस्थ स्थानों से संपर्क था, उपयुक्त विकल्पों का चयन करिए। 53 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, केवल ए, बी और सी। ए, बी और सी, डी गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, मसूलीपट्टनम आंध्र तट पर मुख्य बंदरगाह था, ये सही है। डच, हॉलैंड और अंग्रेज दोनों ने नियंत्रण की कोशिश की, तो कथन सी भी सही है। बाकी प्रतिस्पर्धा ने शहर को समृद्ध बनाया, मीर जुमला ने मुगलों की ओर से काम किया, न कि अंग्रेजों या डचों को भिड़ाया। तो वह खुद जो है गोलकुंडा का वजीर था। तो यहाँ ए, बी और सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी डी जो है, मीर जुमला और मुगल सूबेदार हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों के आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया, ये जो है आपका यहाँ पे यही गलत होगा, क्योंकि मीर जुमला ने मुगलों की ओर से काम किया था, न कि अंग्रेजों और डचों को भिड़ाया था। वह खुद जो है क्या था, मीर जुमला गोलकुंडा का वजीर था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 54 नंबर पर अगला प्रश्न है कि जेम्स मिल ने अपनी 3 खंडों वाली पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो ये 1817 में, ऑप्शन नंबर थर्ड, जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में प्रकाशित किया था, जिसमें उसने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा था। ऑप्शन नंबर थर्ड। 55 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। कारण आर कह रहा है कि यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत है, ए सही है। यह चट्टानों और खनिजों से बनी है, इसी संरचना के कारण इसे ठोस या कठोर कहा जाता है। तो आर भी ये जो है बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला, दोनों ए और आर सही है, और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आगे 56 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल मंदिर निर्माण के निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार करिए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। 56 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, केवल सी, डी और ए। सी, डी और ए आपका सही होगा, क्योंकि बंगाल के मंदिरों में स्थानीय 2 चला और चौचला झोपड़ी नुमा छत यानी कि वास्तुकला की नकल की गई थी। तो सी, डी सही है। मंदिर भक्ति और शक्ति दोनों प्रदर्शन के लिए बनते थे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका सी, डी और ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। मंदिर शक्ति प्रदर्शित करने के लिए किया थे, नहीं, मंदिर जो है भक्ति के लिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक घंटे वाला पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितना देशांतरी विस्तार घेरता है? तो ये घेरता है आपका 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड से हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा घूमती है। तो 360 को जब हम
भाग दे देंगे 24 से तो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री। आगे 58 नंबर पहला प्रश्न पूछा गया है, पर्वतों पहाड़ों में बहते समय नदी जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात के लिए दो मुख्य कारणों का चुनाव कीजिए। तो दो मुख्य जो चुनाव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बी और डी। बी और डी, सी और ए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जलप्रपात तब बनता है जब नदी किसी खड़े ढाल से गिरती है या जब कठोर सैल के नीचे मुलायम सैल हो और वह कट जाए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बी और डी सही हो जाएगा। 59 कह रहा है कि भारत में पहली कपास मिल स्पिनिंग मिल बॉम्बे में किस वर्ष स्थापित हुई थी। तो ये हुआ था आपका 1854 में। भारत में पहली सफल मशीनीकृत सूती कपड़ा मिल कॉटन मिल 1854 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। 60 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है वो कह रहा है कि औपनिवेशिक कृषि संबंध नीतियों में परिवर्तनों के संबंध में उपयुक्त निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए भ्रांतियों को दूर कीजिए। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 4, केवल बी और डी। क्यों? क्योंकि 1765 में दीवानी मिलने के बाद कंपनी को राजस्व प्रबंधन की चिंता हुई, तो बी सही है। अब बंगाल के राजस्व से ही भारतीय माल खरीदा जाने लगा और ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाना बंद हो गया, तो डी सही है। कथन सी गलत है, क्योंकि 1765 से पहले ब्रिटेन से सोना आता था, अनाज नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4, केवल बी और डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 61 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल बी और सी। संस्थागत स्रोत वे हैं जो औपचारिक हैं और आरबीआई द्वारा विनियमित हैं, जैसे सहकारी समितियां और बैंक। साहूकार और जमींदार क्या हैं? गैर संस्थागत स्रोत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप है, जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा गया है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ए और बी, सी और डी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ विकल्प एक में ए जो है, यहाँ विकल्प एक में ए और बी माना जाएगा, लेकिन बाल मजदूरी धर्म का मुद्दा नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 25 का भाग 2 इसके तहत राज्य धार्मिक आचरण में हस्तक्षेप कर सकता है और अस्पृश्यता का उन्मूलन ए धार्मिक सुधार का सबसे बड़ा उदाहरण है। हिंदू मंदिरों में प्रवेश आदि जो है सती प्रथा या 3 तलाक जैसे मुद्दों पर हस्तक्षेप होता है। तो इन विकल्पों में ए सबसे प्रबल है, बाकी जो है सीटेट अक्सर ए को सही मानता है। कभी कभी ए और सी को, अगर बाल विवाह को धार्मिक रीति माना जाए तो यहाँ सबसे सुरक्षित जो उत्तर होगा वो आपका एक होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी। आगे 63 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। कथन एक कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन का मुख्य आधार क्षेत्र कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और समूह गतिविधियाँ होनी चाहिए। कथन 2 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए स्थानीय समुदाय से सीधे जुड़ी परियोजना को प्रेरित करना चाहिए या करना होगा। तो यहाँ आपका 63 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान रटने का विषय नहीं है। क्षेत्र कार्य, फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट इसका आधार होना चाहिए। स्थानीय समुदाय से जुड़ने से जिज्ञासा बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। आगे 64 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है। कथन ए करें कि सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्य के लिए विधानसभा के सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। कथन बी करें कि लोग विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुनते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं, लेकिन ए का कारण बी नहीं है। क्यों?
क्यों होगा? क्योंकि सरकार के कार्यकारी अंगों में जैसे कि पीडब्ल्यूडी को हम क्या दैनिक जीवन के कार्यों में, दैनिक जीवन के यानी कि रोज़मर्रा के कार्यों के लिए विधानसभा की मंजूरी नहीं चाहिए होती है। बजट पास होने के बाद लोग विधायक चुनते हैं, तो बी सही है। तो दोनों सही होगा, लेकिन बी ए का कारण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 65 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में लैंगिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा करते समय आप निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखेंगे? तो हम ध्यान रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 का, ए बी और डी। ए बी और डी, सी का नहीं रखेंगे, क्योंकि लिंग और जाति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करते समय छात्रों को बोलने देना, एक दूसरे को सुनना और विश्वास बनाना जरूरी है। संघर्षों की गैर स्वीकृति यह गलत होगा, क्योंकि संघर्ष चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं। उन्हें स्वीकार करके हल करना चाहिए, न कि उसको दबाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 66 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 कह रहा है कि स्कूल में योगात्मक आकलन में ज़्यादा प्रत्यक्षता होती है। कथन 2 कह रहा है कि योगात्मक आकलन एक ग्रेड या इकाई या सत्र के अंत में अधिगम के परिणामों की जांच करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि स्कूलों में अक्सर योगात्मक यानी कि समेटिव एग्ज़ाम मूल्यांकन अधिक दिखाई देता है। बाकी रिपोर्ट कार्ड, फाइनल एग्ज़ाम योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। तो यहाँ पे आपका पहला विकल्प कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे 67वां प्रश्न है 67 कि शहरी प्रशासन पर दिए गए पाठ में निम्नलिखित विषय अंतर्निहित प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पर विचार कीजिए। किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को डैश डैश क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका स्मरण करना। देखिए, नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों को स्मरण करना एक तरीके से कहते हैं, क्योंकि यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है जो कि सीधे यादाश्त पर आधारित है। इसमें कोई विश्लेषण या वर्गीकरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर पर अगला प्रश्न है कि लड़के खेल खेलते हैं जबकि लड़कियां कला और कारीगरी अपनाती हैं। यह कथन क्या विचार प्रकट करता है? तो यह कहता है ऑप्शन नंबर 3 रूढ़िबद्धताएं, स्टीरियोटाइप। क्योंकि लड़कों को खेल से और लड़कियों को गुड़िया या आर्ट से जोड़ना समाज द्वारा थोपी गई एक लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन नंबर आपका 69 कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक महत्वपूर्ण तत्व भारत की विविधता को स्वीकार करना है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण को आपको विकसित करने चाहिए और उन्हें विद्यार्थियों में शुद्ध अंतःकरण से आत्मसात करना चाहिए, जिससे कि विविधता का सही मायनों में महत्व हो सके? यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, केवल बी और सी। बी और सी ये गलत होगा, क्योंकि विविधता का सम्मान करने के लिए दूसरों की संस्कृति के प्रति संवेदनशील होना बी आपका सही है, और अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों पर विचार करना सी जो है ये आवश्यक है। केवल नारे लगाना ये क्या है? सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे केवल बी और सी सही हो जाएगा। आगे 70 नंबर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य का भारतीय संविधान निर्वाह नहीं करता है? सेकंड ऑप्शन, अपने आप को स्थैतिक रखना जिससे समाज की संरचनाएं अपवर्तित रह सके। क्योंकि संविधान जो है जीवंत एक लाइविंग डॉक्यूमेंट है और यह स्थैतिक यानी कि स्टैटिक रूप नहीं रहता है। इसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट के प्रावधान है ताकि समाज के बदलावों के साथ बदल सके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये संविधान का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 71 कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है कि शैक्षिक संरचना में आकलन सतत किया जाता है। कथन 2, आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग समय पर कई चीज़ें की जाती हैं।
तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। देखिए, आकलन यानी कि असेसमेंट एक सतत प्रक्रिया है, तो सही है। यह सिर्फ पेन पेपर टेस्ट नहीं है, बल्कि इसमें अवलोकन, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो और भी कई चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन में पहला कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे 72 72 पे अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन हैं। कथन कह रहा है कि बाकी विषयों की तरह ही सामाजिक विज्ञान में भी ज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों का सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए। तर्क आर कह रहा है कि सक्रिय जुड़ाव का अर्थ शरीर और दिमाग का गतिविधियों के साथ जुड़ाव है। तो यहाँ आपका 72 में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए आर की आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। कैसे? देखिए, सामाजिक विज्ञान में भी बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिसके लिए सक्रिय जुड़ाव जरूरी है। कथन ए आपका सही है। सक्रिय जुड़ाव का मतलब केवल हाथ पांव हिलाना नहीं है, बल्कि दिमाग और शरीर दोनों को लगाना है। तो यहाँ पे आपका ए और आर दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 73 कह रहा है कि कथन 1 में राजनीतिक शास्त्र परिवर्तन का परिचायक है, जिसमें सत्ता की प्रभुता संपन्न संरचनाएं और सामाजिक बलों द्वारा उनके विरोध की प्रक्रियाएं शामिल हैं। कथन 2 कह रहा है कि राजनीतिक शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक संवेदनशील, अवगत और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण कर सके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान सत्ता संरचनाओं और संघर्षों का अध्ययन है, सही है। यह नागरिक समाज को जागरूक नागरिक बनाने का क्षेत्र मानता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन में पहला यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा। आगे 74 74 पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि आप अपनी कक्षा में मथुरा शैली और तक्षशिला यानी गांधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमाओं में अंतर के बारे में बच्चों को अवगत कराना चाहते हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी? तो सबसे उपयुक्त होगा आपका राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा करवाना, क्योंकि मूर्तियां दृश्य कला है। उन्हें संग्रहालय में जाकर प्रत्यक्ष देखना और अवलोकन करना सबसे प्रभावी विधि होगा। ऑप्शन में आपका सेकंड सही हो जाएगा। 75 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रबंध सामाजिक न्याय को प्रोन्नत नहीं करते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, विशेष पुलिस थाने। देखिए, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का अर्थ है वंचितों को बराबरी पर लाना। लड़कियों के लिए योजनाएं, समान वेतन और तस्करी के रोग जो है न्याय को बढ़ावा देते हैं। विशेष पुलिस थाने जैसे केवल एक जाति के लिए आमतौर पर अलगाव पैदा कर सकते हैं। हालांकि SC/ST एक्ट के तहत ये होते हैं, लेकिन समान वेतन और योजनाएं अधिक सकारात्मक सामाजिक न्याय है। बाकी सीटेट के बारे में 2 जो विकल्प है सबसे कम संबंधित लगता है, क्योंकि पुलिस तंत्र कानून व्यवस्था है, सीधे सामाजिक न्याय नीति नहीं है। तो ऑप्शन में आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 76 में अगला प्रश्न है कि अभिकथन एक है कि भारत में सामाजिक विज्ञान को लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पढ़ने से ज़्यादा जोड़ा जाता है। तर्क दिया जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान को लेकर इस प्रकार का दृष्टिकोण की एक तरह से पितृसत्तात्मक और लैंगिक भेदभाव रखने वाले समाज का घोतक है। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अभिकथन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, समाज में यह धारणा है कि कला लड़कियों के लिए है और विज्ञान और गणित लड़कों के लिए है, सही है। यह सोच जो है पितृसत्तात्मक यानी कि पेरेंटियल है, कि लड़के तकनीकी काम करेंगे और लड़कियां सॉफ्ट काम कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। 77 कह रहा है 77 कि अभिकथन ए कह रहा है कि परीक्षण टेस्ट आकलन का एक रूप है। कारण दे रहा है कि यह प्रश्न का उत्तर देता है या तो दूसरों की तुलना में या प्रदर्शन कार्यों के एक ज्ञान क्षेत्र की तुलना में। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, टेस्ट एक प्रकार का आकलन है, ए सही होगा। टेस्ट का मुख्य उद्देश्य ही बच्चे के प्रदर्शन की तुलना दूसरों से या मानदंड से करना होता है। तो आपका पहला विकल्प ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। आगे 78 कह रहा है कि सरकार की आरोग्य
रक्षण प्रदान करने के उत्तरदायित्व के विषय में अपनी कक्षा में शिक्षण करते हुए आपने विद्यार्थियों के 2 समूहों में इस विषय पर चर्चा वाद विवाद करवाने का निर्णय लिया कि देश में आरोग्य अनुरक्षण तंत्र भली भांति कार्य कर रहा है या नहीं। कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने का निम्नलिखित में से क्या वांछनीय लक्ष्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को प्रतियोगी बनने और किसी भी मूल्य पर जीतने का प्रशिक्षण देना। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कक्षा में वाद विवाद का उद्देश्य आलोचनात्मक सोच और बहुपरिप्रेक्ष्य विकसित करता है, न कि किसी भी कीमत पर जीतना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 79 कह रहा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। क्योंकि वैश्विक मानकों के लिए नवाचारी मूल्यांकन, मानकीकृत पाठ्यक्रम ताकि गुणवत्ता एक जैसी हो और मल्टीमीडिया मददगार है। यहाँ आधुनिक शिक्षा में केंद्रीकृत पाठ्यक्रम की आलोचना होती है, लेकिन राष्ट्रीय मानकों की बात हो रही है तो यहाँ एनसीएफ के हिसाब से देखें तो एनसीएफ के संदर्भ में समान गुणवत्ता के रूप में देखा जा सकता है। तो विकल्प 2 या 4 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन 2 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे 80 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि परीक्षण के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो परीक्षण के बारे में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, केवल बी और सी। क्यों? क्योंकि टेस्टिंग अक्सर जो है टेस्टिंग अक्सर मानकीकृत होता है, लेकिन कथन सी में इसे अव्यवस्थित कहा गया है, जो क्या है थोड़ा सा अव्यवस्थित कहा गया है, जो गलत है। टेस्टिंग जो होता है ना व्यवस्थित होती है, तो हिंदी अनुवाद में अव्यवस्थित लिखा है, और अगर अंग्रेजी में सिस्टमेटिक लिखा है, अंग्रेजी में क्या लिखा है सिस्टमेटिक है, तो बी और सी सही होगा। तो इसमें सुधार ए कौशल पर होता है, बी एकसार होता है, सी गलत है। सही उत्तर आपका तीसरा होगा केवल ए और बी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका ए और बी आपका सही होगा, सी यहाँ पे गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3rd यहाँ पे आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है 81 की कथन 1 सामाजिक अध्ययन विज्ञान आधुनिक भारत के आधिकारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के साथ ही बना। कथन 2 माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन विज्ञान विषय को अखिल भारतीय स्तर पर आधिकारिक मान्यता प्रदान की। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1 और 2 दोनों कथन सही है, क्योंकि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा ने सामाजिक अध्ययन को एकीकृत रूप में पेश किया है, सही है। मुदालियर आयोग कमीशन जो कि 1952-53 में बना था, इसने आधिकारिक विषय के रूप में मान्यता दी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। 82 कह रहा है कि लोकतंत्र या समता को पढ़ाया जाना चाहिए। लोकतंत्र या समता को पढ़ाया जाना चाहिए, इन्हें ज्ञान के क्षेत्रों के साथ साथ कक्षा की प्रक्रिया के रूप में शामिल करके। लोकतंत्र केवल किताब में पढ़ने का विषय नहीं है, इसे कक्षा में आचरण जैसे कि वोटिंग कैसे होता है तो और सबकी बात सुननी चाहिए, तो इसको भी इसमें लाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 83 कह रहा है 83 कि बाजारों 83 कह रहा है कि बाजारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बाजारों के बारे में सही है आपका ऑप्शन नंबर 3rd, केवल ए और सी। साप्ताहिक बाजारों में चीज़ें सस्ती होती हैं क्योंकि वहाँ अस्थायी दुकान का खर्च नहीं होता है, तो ए आपका सही हो जाएगा। अस्थायी दुकानें महंगी होती हैं क्योंकि उन्हें रेट, बिजली आदि देना पड़ता है, तो सी भी सही है। ऑनलाइन शॉपिंग से पड़ोस की दुकानों को नुकसान हुआ है, यह भी सच है, लेकिन ए और सी बाजार के पारंपरिक स्वरूप की सही व्याख्या है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3rd यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 84 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई किसी समुदाय के हाशिएकरण को संबोधित करने में सहायक नहीं होगी? तो ये नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd, मुख्य धारा में समाहितीकरण,
क्योंकि हाशिएकरण यानी कि आपका मार्जिनलाइजेशन, ये जो है हाशियाकरण को रोकने के लिए उनकी संस्कृति को बचाना, नीतियाँ बनाना और आंदोलन सही है। ज़बरदस्ती मुख्य धारा में मिलाना अक्सर उनकी पहचान को ख़त्म कर देता है, जो सही तरीका नहीं माना जाता है, विशेष करके आदिवासियों के संदर्भ में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 85 नंबर पर अगला प्रश्न है अभिकथन ए, पारस्परिक सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभवों का कोई संदर्भ दिए बगैर समाजों और कालों के बारे में सीखने पर जोर देता है। तर्क दिया जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के तथ्यों को सामाजिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया में बदलना पाठ्य पुस्तकों यानी कि एनसीएफ 2005 पर आधारित है। इसका एक प्रमुख मजबूत पहलू रहा है। तो 85 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पारंपरिक शिक्षण रटने पर जोर देता था, ये सही है। एनसीएफ 2005 ने इसे बदल दिया, आर सही है। दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो एनसीएफ की बात कर रहा है यह नहीं बताता है कि पारंपरिक शिक्षण क्यों खराब था, वह बस एक सुधार बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 86 कह रहा है कि भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रतिनिधियों की अप्रत्यक्ष सहभागिता। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लोग खुद शासन नहीं करते हैं बल्कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 87 कह रहा है कि निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बेहतर पठन पाठन परिवेश के निर्माण में सहायक होगी। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय भाषाओं में पठन सामग्री का निर्माण। देखिए यहाँ आपका लाइब्रेरी, लचीला समय और क्षेत्रीय भाषा सीखने में मदद करते हैं। केवल प्रसार तकनीक यानी कि ओनली डिसेमिनेटिव टीच, सी जो है क्या है, एक तरफा होती है और बहुत प्रभावी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ए बी और डी, सी केवल आपका गलत हो जाएगा। अर्थात 87 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 4। आगे 88 कह रहा है कि कथन एक ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में आसानी होगी जिसमें अध्यापिका बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने देती है। कथन 2 कह रहा है कि ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में समस्या होगी जिसमें विभिन्न विचारों को चर्चा एवं वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाता हो। यहाँ पे आपका 88 नंबर प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 आपका सही है, क्योंकि प्रश्न न पूछने देने से लोकतंत्र नहीं बढ़ेगा, जो कि क्या है, गलत है। जहाँ अलग अलग राय हो वहाँ समता बनाना मुश्किल हो सकता है, चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन ज़रूरी है कि यहाँ संदर्भ यह है कि लोकतंत्र में अलग राय होना स्वाभाविक है, लेकिन कथन 1 जो है पूरी तरीके से क्या है, आपका गलत होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 आपका सही है। आगे 89 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में समुदाय में लोगों के अनेकत्व से जुड़े अनुभवों को साझा करना जरूरी है, क्योंकि, तो ये जरूरी है क्योंकि यह स्थानीय समुदाय के चित्र निर्माण में मदद करता है। समुदाय में अनेकत्व दिखाने से बच्चे यह समझते हैं कि एक ही समुदाय में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जैसे कि अमीर गरीब, अलग अलग धंधा करना, जिससे कि वे रूढ़िवादी छवि नहीं बनाते हैं और समुदाय की वास्तविक तस्वीर बना पाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर पर आखिरी प्रश्न पूछा गया है आपका एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर लेवल में, आज के पेपर में 8 फरवरी 2026 पेपर 2 में, कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विधानमंडल और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती है। तो ये देती है आपका ऑप्शन नंबर 4 शक्तियों का पृथक्करण। संविधान का अनुच्छेद 50 और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत विधायिका और कार्यपालिका को
न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करने से रोकता है, ताकि न्याय जो है वो स्वतंत्र रहे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे पार्ट 4 में, पहले लैंग्वेज में हिंदी भाषा की ओर। यहाँ आपका भाग 4 में फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी भाषा। यहाँ आपका गद्यांश दिया गया था कि मनुष्य के जीवन के शुरुआती 1-2 वर्ष तक किताब की कोई कल्पना नहीं होती है, धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती हैं। हम किताब किसे कहेंगे? सामान्यतः कुछ ऐसे पन्ने जिन पर कुछ लिखा हो या छपा हो और उन्हें इकट्ठा करके एक ओर से बांध दिया जाए तो वह पुस्तक कहलाएगी। किताब की शुरुआत हुई ताल के पत्तों पर लिखने, इकट्ठा कर धागों से बांधने के साथ। इन ताल पत्तों पर केवल वे ही लोग लिखते थे जिनकी लिखाई सुंदर होती थी। जो लोग सुंदर चित्रकारी कर सकते थे वे इन पर चित्र बनाते थे। इससे भी पहले की बात है, मिस्र में पपाइरस नाम के पौधे से बहुत पतला कागज़ बनाया जाता, उन पर लिखा जाता, चित्र बनाए जाते और इकट्ठा कर किताब तैयार की जाती। इन कागज़ों पर हाइरोग्लाइफ लिपि में हाथ से लिखा जाता था। छपाई की मशीन के आविष्कार के साथ किताबें मशीन से छपने लगी। तो अब इसमें जो है 91 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है इस गद्यांश के ऊपर, लिख में कौन सा प्रत्यय लगाकर सार्थक शब्द बनाया जा सकता है? पहला विकल्प से हो जाएगा आवट, क्योंकि लिख धातु में आवट प्रत्यय जोड़ने से लिखावट यानी कि संज्ञा बनता है, जो क्या है एक सार्थक शब्द है। 92 कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार किताब का सबसे पहला स्वरूप कौन सा है? तो सबसे पहला स्वरूप है गद्यांश के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4, पपाइरस पर हाथ से लिखी किताब, क्योंकि गद्यांश में लिखा है किताब की शुरुआत हुई ताल के पत्तों पर। इससे भी पहले की बात है, मिस्र में पपाइरस नाम के पौधे से। क्योंकि पपाइरस का प्रयोग ताल पत्रों से भी पहले हुआ था, इसलिए सबसे पहला स्वरूप होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 93 कह रहा है कि किन लोगों को ताल पत्तों पर चित्रकारी करने का काम दिया जाता था? तो ये दिया जाता था जिनकी चित्रकारी बहुत सुंदर थी। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश में लिखा हुआ है कि जो लोग सुंदर चित्रकारी कर सकते थे वे इन पर चित्र बनाते थे। 94 कह रहा है कि पपाइरस नाम का पौधा किस काम आता था? तो पपाइरस नाम का जो पौधा था वो पतला कागज बनाने के काम आता था। आगे 95 कह रहा है 95 कि भिन्न वाक्य की पहचान करिए। भिन्न वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, समस्त संसार किताबें पढ़ता था। देखिए बाकी तीनों जो वाक्य हैं 1, 2, 4, ये 1, 2, 4 ये गद्यांश में ज्यों के त्यों या अर्थ के रूप में मौजूद हैं और किताब के इतिहास स्वरूप के बारे में बताते हैं। लेकिन तीसरा जो विकल्प है कि समस्त संसार किताबें पढ़ता है, या गद्यांश में कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 96 कह रहा है कि पतले कागजों पर किस लिपि में लिखा जाता था? तो पतले कागजों पर जो है वो हाइरोग्लाइफ लिपि में लिखा जाता था, क्योंकि गद्यांश में शुरुआत में ही लिखा है कि इन कागजों पर हाइरोग्लाइफ लिपि में हाथ से लिखा जाता था। आगे 97 कह रहा है कि सामान्यतः मनुष्य का किताब से परिचय किस अवस्था में होने लगता है? तो ये होने लगता है आपका मनुष्य जीवन के शुरुआती 1-2 वर्ष के बाद, क्योंकि गद्यांश में लिखा है कि शुरुआती 1-2 वर्ष तक किताब की कल्पना नहीं होती है, उसके बाद धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती हैं। आगे 98 करें कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो समूह से भिन्न है आपका ऑप्शन नंबर 4, ऊंचे और नीचे, क्योंकि पतले पतले, धीरे धीरे और ऊंचे 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 ये क्या है? ये पुनरुक्त शब्द है, यानी कि एक ही शब्द का दोहराव है। जबकि ऊंचे नीचे क्या है? विलोम युग्म है, एंटोनिम पेयर है, इसलिए क्या है यह समूह से अलग हो जाएगा। आगे 99 कह रहा है कि ताल पत्तों को किताब का स्वरूप देने के लिए कौन से लोग लिख सकते थे? ये लिख सकते जिनका हस्तलेखन बहुत सुंदर था, क्योंकि इसमें गद्यांश में लिखा हुआ था कि इन ताल पत्तों पर केवल वे ही लोग लिखते थे जिनकी लिखाई सुंदर होती थी। अब चलिए बढ़ते हैं गद्यांश की कविता की ओर। कविता कह रहा है कि यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपनी संतान को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर रत्न प्रसवनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बस बोएंगे वैसा ही पाएंगे। बहुत बढ़िया कविता है। और अब इस कविता के ऊपर आपका 100 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है कि वसुधा का समानार्थी क्या होगा? तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द होता है धरा। ऑप्शन नंबर आपका 4, धारा, वसुंधरा, पृथ्वी, ये सब क्या है? इसका समानार्थी शब्द है। 101 कह रहा है कि रत्न प्रसविनी का क्या अर्थ है? रत्न प्रसविनी का मतलब होता है
रत्नों का रत्नों का रत्नों का जन्म देना। प्रसविनी का अर्थ होता है जन्म देने वाली, तो रत्न प्रसविनी का मतलब होता है रत्नों को जन्म देने वाली यानी धरती, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4। 102 कह रहा है कि रचनाकार ने बचपन में कौन सी फसलें बोई थी। तो बचपन में छी, स्वार्थ, बस, लोभ यानी कि पैसे बोकर। आगे 103 कह रहा है कि रचनाकार स्वयं को किस बात के लिए धिक्कार रहा है। तो रचनाकार धिक्कार रहा है धरती माँ के महत्व को न समझ पाने के लिए। 104 का रचनाकार ने धरती माता की संतान किसे कहा है। तो ये संतान कहा है समस्त मानव जातियों को, क्योंकि धरती माता कितना देती है अपनी संतान को, तो इसमें क्या है, कविता में साफ साफ लिखा हुआ है। आगे 105 करें कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे कविता की इस पंक्ति के भाव वाले मुहावरे का चयन करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। 106 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आएगा आपका समीक्षाएं, क्योंकि संस्थागत लेखन में कार्यालयी और व्यावसायिक दस्तावेज आते हैं, जैसे कि संवेदना टिप्पणी, व्यापारिक पत्र, ये सब आते हैं, बायोडाटा, ये सब आएगा। लेकिन समीक्षा जैसे पुस्तक या फिल्म समीक्षा आलोचनात्मक लेखन है, यह संस्थागत पत्राचार का हिस्सा नहीं है, तो समीक्षा यहाँ पे आपका नहीं आएगा, ऑप्शन में आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। 107 कह रहा था कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सहजात परिकल्पना से क्या तात्पर्य है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यह इस तथ्य में विश्वास रखती है कि सभी मनुष्य जन्म से ही ज्ञान रखते हैं। क्यों? क्योंकि नॉम चॉम्स्की की सहजात परिकल्पना इनैटनेस हाइपोथेसिस यह मानती है कि मानव मस्तिष्क में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 108 कह रहा है कि विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, वह भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देता है, क्योंकि विषय अभिमुखी यानी कंटेंट ओरिएंटेड का अर्थ है कि ध्यान भाषा के व्याकरण पर नहीं बल्कि विषय वस्तु सूचना पर होती है, तो ऑप्शन में आपका 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 109 कह रहा है कि भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम भाषा अधिगम के लिए एक आधार या नींव के रूप में शब्दों और शब्द समूहों की अनुशंसा करता है। तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कोश विषयक उपागम, यानी कि लेक्सिकल अप्रोच। लेक्सिकल अप्रोच मानता है कि भाषा व्याकरण के नियमों से नहीं बल्कि शब्द समूहों यानी कि लेक्सिकल चंक और वाक्यांशों से सीखी जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 110 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषावाद का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी का अधिगम, क्योंकि बहुभाषावाद का उद्देश्य बच्चों की भाषाओं का संसाधन के रूप में प्रयोग करना और कई भाषाएं सिखाना है। तो विकल्प 1, 2 और 4 यह त्रिभाषा सूत्र एक नीति पॉलिसी है, न कि बहुभाषावाद का मूल उद्देश्य। साथ ही बहुभाषावाद केवल हिंदी अंग्रेजी तक सीमित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। 111 कह रहा है कि वाणी नामक विद्यार्थी किसी एक पाठ्य सामग्री का सामान्य सा परिचय यानी कि ओवरव्यू जानने के लिए एक आलेख पढ़ती है, उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाएगा। तो ये जाना जाएगा उसके सरसरी तौर पर पठन यानी कि स्कीमिंग, क्योंकि किसी पाठ का सामान्य परिचय जनरल ओवरव्यू या सार लेने के लिए जब तेज गति से पढ़ा जाता है तो उसे स्कीमिंग कहते हैं, सरसरी तौर पर पढ़ना। आगे 12वां प्रश्न है कि विद्यालय आधारित आकलन को समुन्नत करने के लिए 2 उपयुक्त कथनों का चयन करिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला ए और बी। क्यों होगा? क्योंकि विद्यालय आधारित आकलन SBA विद्यालय आधारित आकलन स्कूल बेस्ड असेसमेंट शिक्षकों और छात्रों को ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता देता है, तो ए सही हो और स्कूल को अपनी योजना बनाने की छूट देता है, तो बी भी सही है। तो यह बोर्ड की सत्ता छीनने के लिए नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण के लिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला ए और बी आपका सही हो जाएगा। 113 कह रहा है कि कौन सा शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित की अनुशंसा करता है। तो ये अनुशंसा करता है आपका ऑप्शन नंबर 2 रचनावाद का।
क्योंकि निर्देश के पूर्व निर्धारित क्रमों के स्थान पर वास्तविक जीवन परिवेश या केस आधारित अधिगम का प्रयोग अधिगम परिवेश के रूप में, तो यह करता है आपका रचनावाद का, क्योंकि रचनावाद मानता है कि सीखना वास्तविक जीवन और अनुभवों से होता है, न कि रटे रटाए निर्देशों से। आगे 114 कह रहा है कि कक्षा 6 का विद्यार्थी राहुल व्याकरण के नए नियम सीखते समय अपने पहले से सीखे गए से जुड़ाव बना पाता है। कौन सी युक्ति इसके अंतर्गत आएगी? तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, संज्ञानात्मक युक्तियाँ, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जुड़ना कनेक्टिंग इलेबोरेशन दिमाग की एक प्रक्रिया है, और ये कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी यानी कि संज्ञानात्मक युक्ति इसको कहते हैं। ऑप्शन में आपका सेकंड सही हो जाएगा। 115 कह रहा है कि कक्षा 7 की अध्यापक 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री पढ़ती है, तत्पश्चात वह अपने शिक्षार्थियों को सावधानीपूर्वक सुनने और इसके जैसी अर्थ देने वाली मगर बिल्कुल ऐसी नहीं पाठ्य सामग्री पुनः सृजित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा? इस युक्ति को कहा जाएगा आपका अनुच्छेद श्रुत लेख, क्योंकि इस गतिविधि को तकनीकी रूप से हम एक तरीके से डिक्टोग्लास कहते हैं, जहां बच्चे सुनकर अर्थ का पुनर्निर्माण करते हैं। तो इन विकल्पों में सबसे अच्छा और निकटतम विकल्प होगा आपका अनुच्छेद श्रुत लेख, जिसका प्रयोग सीटेट के ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है। तो अनुच्छेद श्रुत लेख आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 116 कह रहा है कि अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए और डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अधिगम प्रतिफल का उद्देश्य है रटने के बजाय दक्षता पर जोर देता है, और डी जो है भाषा का विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना। तो यहाँ पे आपका अधिगम प्रतिफल के लिए ऑप्शन नंबर 4, ए और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 117 कह रहा है कि 117 कह रहा है कि व्याकरण अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से प्रक्रियात्मक ज्ञान का वर्णन करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, व्याकरण नियम क्या है और कैसे प्रयोग करना है यह जानना। क्योंकि प्रक्रियात्मक ज्ञान का अर्थ है कैसे करना है, केवल नियम जानना क्या है, घोषणात्मक है, लेकिन नियम को जानकर उसका प्रयोग पाना प्रक्रियात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 118 करें कि राजकीय हाई स्कूल की अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका श्रीमती उषा रानी अपने शिक्षार्थियों को दिन प्रतिदिन के उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग और सूत्रों के प्रयोगों के शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा बोलना सीखने में मदद करती हैं। वह अपने शिक्षार्थियों में किसके विकास की कोशिश कर रही हैं? तो वह कोशिश कर रही हैं बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल की, यानी कि दिन प्रतिदिन की बातचीत के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम, जिम कमिंग्स ने कहा था कि बिक्स यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे 119 कह रहा है कि एक अध्यापक कक्षा 7 के शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों के विशिष्ट प्रतिमान पैटर्न की पहचान करती है और अपने शिक्षार्थियों को इन गलतियों के प्रति जागरूक करने के लिए माह में एक बार इन पर चर्चा करती है। अध्यापिका यह बिल्कुल भी जाहिर नहीं करती है कि गलतियां किसके द्वारा की गई हैं। वह शिक्षार्थियों को इन गलतियों पर विमर्श करने के लिए भी कहती है। इस प्रकार के अभ्यास को क्या कहेंगे? इस प्रकार के अभ्यास को कहा जाता है पृष्ठपोषण, यानी कि फीडबैक देना, क्योंकि अध्यापिका गलतियों का पैटर्न इकट्ठा कर पूरी कक्षा के साथ चर्चा कर रही है ताकि बच्चे खुद सुधार कर सकें। तो यह क्या है? एक सामूहिक फीडबैक है। ऑप्शन में आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 120 कह रहा है कि वे शब्द जिन्हें हम सुनने और देखने पर पहचानते हैं किस रूप में जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्राह्यशील शब्दावली। क्योंकि वे शब्द जिन्हें हम सुनकर या पढ़कर पहचान लेते हैं लेकिन शायद बोल या लिख ना पाएँ, उन्हें हम ग्राह्यशील या निष्क्रिय शब्दावली कहते हैं। ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे पार्ट 5 पाँचवें पार्ट में अंग्रेजी भाषा को लैंग्वेज सेकेंड के रूप में देखेंगे। दोस्तों यहाँ से आपका शुरू हो रहा है पार्ट 5 अंग्रेजी भाषा में। ये पैसेज दिया गया था कि यहाँ पे आपका जो पूरा पैसेज था, पीपुल आर ड्रा टू वेजिटेरियन बाई, एक सेकेंड, हाँ, पीपुल आर ड्रा टू वेजिटेरियन बाई ऑल सॉर्ट्स ऑफ मोटिव, सम ऑफ अस वांट टू लिव लॉन्गर हेल्दियर लाइफ आर डू आवर पार्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन। दोस्तों मैं बता दूं पूरा गद्यांश का जो समरी है ना, वो ये करा कि यह जो गद्यांश है वो पूरा शाकाहार यानी कि वेजिटेरियनिज्म के बारे में सहायक है, और लेखक बताता है कि लोग स्वास्थ्य प्रदूषण कम करने, पृथ्वी के संसाधनों को बचाने और जानवरों के प्रति नैतिकता के कारण शाकाहारी बनते हैं। शाकाहार जीवन का एक प्राकृतिक तरीका है, लेकिन सार्वभौमिक प्रेम का संदेश होने के बावजूद यह उतना लोकप्रिय नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि यह एक आंतरिक आदत है। लेखक तुलना करता है कि शाकाहारी भोजन में प्राकृतिक स्वाद होता है, जबकि मांसाहारी भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों या सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से ये आपका गद्यांश दिया हुआ है। और अब इस गद्यांश के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया है 121 में कि आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ए लो फैट वेजिटेरियन डाइट इज़ द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे इन विच वी कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। क्वेश्चन कर रहा है कि रेखांकित भाग में कौन सा जो है आपका उपवाक्य होगा, क्लॉज कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला एडजेक्टिव क्लॉज। कैसे, देखिए यहाँ उपवाक्य जो वे है ना, वे यह जो उपवाक्य है वे, यह तरीका जो कि एक संज्ञा नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो जो क्लॉज किसी नाउन को मॉडिफाई करता है वह क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिव फॉर पीपल टू ड्रॉ ए वेजिटेरियनिज्म, यानी कि कौन सा लोग, इनमें से कौन सा लोगों के शाकाहारी बनने का कारण नहीं है। तो नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दे फाइंड वेजिटेरियन फूड चीपर देन नॉन वेजिटेरियन फूड, क्योंकि गद्यांश में जो है साफ साफ कहा गया है कि स्वास्थ्य, प्रदूषण, संसाधन और नैतिकता की बात कही गई है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि शाकाहारी भोजन सस्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 123 कह रहा है कि द इम्प्लिसिटी मैसेज दैट वेजिटेरियनिज्म स्प्रीड इज, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यूनिवर्सल लव एंड नॉन वायलेंस। यह पूछ रहा है कि शाकाहार का अंतर्निहित संदेश क्या है। तो इसका संदेश है, गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सार्वभौमिक प्रेम और हिंसा। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वन 124 कह रहा है कि वेजिटेरियनिज्म इज नॉट एज पॉपुलर एज इट शुड बी बिकॉज ऑप्शन नंबर 4, वी वांट टू प्रिजर्व अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है कि शाकाहार उतना लोकप्रिय नहीं है जितना होना चाहिए। क्यों, क्योंकि गद्यांश में कहा गया कि दिस में बी बिकॉज इट इज़ यूजुअली एन इनवर्ड लुकिंग हैबिट, यह क्या है, एक अंतर्मुखी आदत है। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 125 करा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द डेवलप कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड का मोस्ट सिमिलर मीनिंग, यानी कि यहाँ पे आपका कह रहा है कि कल्टिवेटेड जो शब्द है जिसको विकसित करना बोलते हैं, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा। तो इसका समानार्थी शब्द होगा आपका डेवलप, क्योंकि कल्टिवेटेड इन द माइंड, जैसे कि मन में विकसित करना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 विकसित करना, डेवलप हो जाएगा। 126 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड टेस्टलेस एज यूज इन द पैसेज।
अपोजिट टेस्टलेट जो शब्द दिया गया है गद्यांश में, उसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है पूरे पैसेज में से। तो गद्यांश के अनुसार जो टेस्टलेस यानी कि जो बेस्वाद है, इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा आपका पैलेटेबल, क्योंकि इस गद्यांश में कहा गया है कि मांसाहारी भोजन को पैलेटेबल यानी कि स्वादिष्ट खाने योग्य बनाने के लिए मसालों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपका पैलेटेबल है, आपका यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। 127 करेक्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, दिस हैज़ बिन सेंट्रल टू द इंडियन कल्चर। मतलब कि सेंट्रल शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है। इसमें जो है सभी लोगों को 1 नंबर कॉमन अंक के रूप में मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब नहीं होगा, ये होगा आपका एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ग्रामर के हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ सेंट्रल यहाँ एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जो कि दिस जो है दिस, यहाँ पे दिस की स्थिति बता रहा है। यदि हमें गलत विकल्पों में से चुनना पड़ेगा तो कई बार सीटेट जो है इसको एडवर्ब सही मान लेगा, लेकिन ये भी उत्तर गलत होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव सही आंसर होगा। तो देखिए अब सीटेट वाला क्या बताता है इसको। नेक्स्ट 128 कह रहा था कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज द करेक्ट, यानी कि कौन सा कथन इसमें से आपका सही है। तो कथन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली ए इज़ द करेक्ट। क्यों? क्योंकि कथन ए में गद्यांश के आधार पर सही है, कथन बी गलत होगा, क्योंकि गद्यांश यह नहीं कहता है कि यह बीमारी नहीं रोकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओनली ए इज़ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला जो गद्यांश है ये पूरा, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हैज़ ब्रॉट ग्रीफ टू मोर पीपल दैन एनी अदर शॉर्ट कमिंग नोन टू द ह्यूमन रेस। ये पूरा जो गद्यांश दिया गया था, ये गद्यांश था अपने आत्मनियंत्रण के महत्व पर, सेल्फ कंट्रोल के महत्व पर। लेखक इसमें कह रहा है कि आत्मनियंत्रण की कमी सबसे ज़्यादा दुख लाती है। जब कोई बहुत क्रोधित होता है तो कुछ ग्रंथियां रक्त में नकारात्मक तत्व छोड़ती हैं और खून गाढ़ा हो जाता है। सफल होने के लिए सामंजस्यपूर्ण बातचीत जरूरी है, जिसके लिए आत्मनियंत्रण चाहिए। अंत में एक कहानी है जहां एक महिला ग्राहकों की गालियां सुनने के बावजूद शांत रहती है और मुस्कुराती रहती है। तो ये पूरा का पूरा गद्यांश का एक समरी मैंने आपको दे दिया है। और अब जो है 129 नंबर पे जो प्रश्न पूछा गया कि व्हाट डिड द यंग वुमेन हु वाज हियरिंग द कंप्लेंट्स डू। तो शिकायत सुनने वाली महिला ने क्या किया? तो वो सी केप्ट हर कूल, यानी कि गद्यांश में लिखा है कि द यंग वुमेन केप्ट कूल एंड स्माइल ऑल द टाइम, यानी कि वो महिला जो है कुछ भी सुनने के बावजूद जो है वो कूल और शांत रहती है। 130 करेक्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इसमें कथन जो दिया गया है इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका ओनली ए और बी जो कथन दिया गया है इसमें से कौन सा कथन के आधार पर कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओनली ए, क्योंकि कथन ए सही है, क्योंकि गद्यांश के फर्स्ट लाइन में ही लिखा है। बाकी कथन बी जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश में यह कहा गया है कि बातचीत के लिए आत्मनियंत्रण जरूरी है, न कि इसका उल्टा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला ओनली ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आके 131 कह रहा है कि व्हाट एवरी सक्सेसफुल पर्सन मस्ट हैव। तो हर सफल व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। 132 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द फ्रेज लिक्विड गेटिंग थिक एज यूज इन द पैसेज। कह रहा है कि हर सफल व्यक्ति के पास कह रहा है कि द्रव का गाढ़ा होना, इसके लिए पद्यांश में कौन सा शब्द है? लिक्विड गेटिंग थिक, द्रव का गाढ़ा होना, इसके लिए गद्यांश में कौन सा शब्द होगा? तो ये होगा आपका कैगुलेट, क्योंकि रक्त के जमने यानी गाढ़ा होने के लिए ब्लड कोगुलेट यानी कि क्लॉथ होता है, ब्लड क्लॉथिंग होता है।
आगे 133 कह रहा है कि हारमोनियस नेगोशिएशन इज़ नीडेड फॉर, तो ये होता है आपका सक्सेस इन लाइफ, क्योंकि सक्सेस इन लाइफ इज़ वेरी लार्जली मैटर ऑफ हारमोनियस नेगोशिएशन। ये पूरा जीवन में सफलता बातचीत पर निर्भर है, ये सब लिखा हुआ है गद्यांश में। 134 करें कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे अंडरलाइन जो है ये फॉर है, एंड इट इफ़ दिस केप्ट ऑफ फॉर सम टाइम्स डैश डैश, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 134। देखिए यहाँ पे विकल्प में वर्ब नहीं है, यहाँ पे वर्ब कहीं नहीं दिया गया है, जबकि इसमें वर्ब होना चाहिए था, क्योंकि केप्ट शब्द क्या है, केप्ट शब्द क्या है, विकल्प में वर्ब नहीं है, बाकी प्रोनाउन प्रीपोजिशन कंजंक्शन एडवर्ब है। यह क्या है, एक प्रश्न में त्रुटि है, दिक्कत है, गलती है। केप्ट एक प्रक्रिया, केप्ट जो है एक क्रिया है, और यदि अप रेखांकित है, यदि अप जो है रेखांकित है तो यहाँ पे एडवर्ब सही होगा। बाकी देखिए थोड़ा सा इसको आप लगाइए। 134 में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या बताता है इसका आंसर। 135 करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्लेजर। तो यहाँ पे प्लेजर जो है ना, प्लेजर आनंद का विलोम क्या है, तो इसका ग्रीफ हो जाएगा, ग्रीफ, क्योंकि इस गद्यांश की पहली लाइन में ही ब्रॉट ग्रीफ यानी कि दुख लिखा है, जो कि आनंद का विलोम है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 136 कह रहा है कि ए टीचर गिव द फॉलोइंग असाइनमेंट टू हर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग वुड दिस बी डिस्क्राइब्ड एज। इन पेयर्स ब्रेनस्टॉर्म जस्ट डाउन आइडियाज एंड डेवलप them into a good write-up, giving 2 arguments in favor and 2 against the topic. Students do not need to have printed book anymore. तो यहाँ 136 में जो कह रहा है कि छात्र किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क लिखते हैं या किस प्रकार का लेखन है, तो ये डिस्कर्सिव राइटिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, एक विवेचनात्मक लेखन है। जब भी किसी मुद्दे के विभिन्न पहलुओं यानी कि पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करके तार्किक रूप से लिखा जाता है तो उसे हम डिस्कर्सिव राइटिंग कहते हैं। आगे 137 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द इनेटनेस हाइपोथेसिस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। कह रहा है कि भाषा अर्जन की सहजात परिकल्पना के बारे में क्या सत्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लैंग्वेज फैकल्टी प्रेजेंट इन चिल्ड्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रेन। यह क्या है, यह आपका नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत है कि बच्चे जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 138 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटी। बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटी कौन सा है, बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर सुनने की गतिविधि कौन सी है, तो ये है आपका डिक्टेशन, क्लोज लिसनिंग, यूज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग पोजीशन एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। बॉटम अप का मतलब होता है भाषा की छोटी इकाइयों जैसे कि ध्वनि है, शब्द, व्याकरण पर ध्यान देना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 139 कह रहा है कि व्हाट डज द पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल मीन्स इन लैंग्वेज टीचिंग। मतलब कि सामग्री की शिक्षण शास्त्रीय अनुभूति का क्या अर्थ है, इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, इम्बेडिंग द पेडागोजी इनटू द मटेरियल टू इनेबल द टीचर टू अडॉप्ट पेडागोजी। क्योंकि इसका मतलब है कि शिक्षण सामग्री किताब को ऐसे बनाया जाए कि उसमें पढ़ाने का तरीका पहले से शामिल हो ताकि शिक्षक उसे आसानी से लागू कर सके। 140 कह रहा है कि ऑल लर्नर्स इन स्कूल बिगिन देयर एजुकेशन इन द मदर टंग एंड मूव ऑन टू ऐड मैनी मोर लैंग्वेज एज दे मूव फॉरवर्ड इन स्कूल। व्हाट इज दिस नोन एज इन लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी। कह रहा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में शुरू करते हैं और बाद में कई अन्य भाषाएं जोड़ते हैं, इससे क्या कहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसे क्या कहा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे क्या कहा गया है, तो इससे कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर
144 मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्विज्म, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, और एनसीएफ और शिक्षा नीति इसका जो है मुख्य आधार मानता है। नेक्स्ट आगे 141 कह रहा है कि संध्या रीड्स एन आर्टिकल ऑन मशीन लर्निंग टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन, व्हाट इज हर रीडिंग नोन एज। कह रहे कि संध्या किसी जानकारी को खोजने के लिए लेख पढ़ रही है, इसे क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं स्कैनिंग, क्योंकि जब हम किसी विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए पाठ पर नज़र दौड़ाते हैं तो उसे स्कैनिंग बोला जाता है। 142 कह रहा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग टास्क नोन एज ए पीस ऑफ स्मॉल टेक्स्ट इज मेड इनटू 2 डिफरेंट चंक और every alternate sentence is given to a pair and each learner dictates to the other and the other writes. This process is revolves to make the other person listen and write, and they can later work together to finalize the whole text. कह रहा है कि जोड़े में छात्र एक दूसरे को वाक्य बोलकर लिखवाते हैं और पाठ पूरा करते हैं। यह क्या है? इसको बोलते हैं म्यूचुअल डिक्टेशन। क्योंकि पारस्परिक जो यानी कि म्यूचुअल डिक्टेशन या रनिंग डिक्टेशन कहते हैं, जहां छात्र एक दूसरे की मदद से पाठ पूरा करते हैं। ऑप्शन में आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 143 कह रहा है कि लर्निंग इज ए सर्च फॉर मीनिंग, देयरफॉर लर्निंग मस्ट स्टार्ट विद द इश्यूज अराउंड विच लर्नर्स आर एक्टिवली ट्राइंग टू मेक मीनिंग, विच एजुकेशनल फिलॉसफी एडवोकेट्स द अबव आइडिया। सीखना अर्थ खोजने की प्रक्रिया है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अर्थ बनाते हैं, यह कौन सा दर्शन है? तो यह है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद जो है आपका रचनावाद पियाजे और वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान और अर्थ का निर्माण करते हैं। कौन? पियाजे और वाइगोत्स्की। 144 कह रहा है कि व्हाट डू फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट रेफर टू, मतलब कि रूप उन्मुख फॉर्म ओरिएंटेड भाषा निवेश का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है यूज ऑफ वैकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। क्योंकि फॉर्म का मतलब है भाषा का ढांचा, स्ट्रक्चर ग्रामर होता है, इसलिए यह शब्दावली, उच्चारण और व्याकरण पर केंद्रित होता है। 145 करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। असेसमेंट डिजाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यह क्या है? एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो पढ़ाई के दौरान होता है ताकि सुधार किया जा सके। आगे 146 कह रहा है कि व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। प्रोडक्टिव शब्दावली क्या है? तो ये है आपका वर्ड दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। जिन शब्दों का प्रयोग हम बोलने और लिखने में करते हैं वे क्या है? प्रोडक्टिव वोकैबुलरी है। ऑप्शन में आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 147 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड यू नॉट एंडोर्स फॉर द टीचिंग लर्निंग पोएट्री। कविता पढ़ाने के लिए आप किस कथन का समर्थन नहीं करेंगे? तो नहीं करेंगे आप पोइट्री इज फॉर टीचिंग ग्रामर, क्योंकि कविता का उद्देश्य प्लेजर, एप्रिसिएशन और इमेजिनेशन के लिए होता है। व्याकरण के नियम रटाने के लिए कविता नहीं पढ़ाई जाती है। ऑप्शन में आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। 148 कह रहा है कि द लैंग्वेज यूज इन द क्लासरूम इन द वेरियस कंटेंट एरिया एज द टीचर प्रेजेंट एंड इंटरेक्ट विद स्टूडेंट, व्हाट इज द लैंग्वेज स्किल नोन एज। विभिन्न विषय क्षेत्रों जैसे कि विज्ञान, गणित में प्रयोग होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यानी कि जैसे कि जिम कमिंग्स एक मनोवैज्ञानिक थे, जिम कमिंग्स। इनके अनुसार अकादमिक विषयों को समझने के लिए जिस जटिल या अमूर्त भाषा की जरूरत होती है उसे हम काल्प कहते हैं, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, CALP। 149 करेक्ट विच टाइप ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन्स। नॉलेज अबाउट द फॉर्म, डिस्क्राइब इट एंड अप्लाइंग इट, लिमिटेड प्रैक्टिस। तो यहाँ व्याकरण के नियम के बारे में जानना और उसका वर्णन करना है कि नॉलेज अबाउट द फॉर्म। तो ये हो जाएगा आपका 149 में आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डिक्लेरेटिव नॉलेज। देखिए नियमों को केवल जानना
घोषणात्मक ज्ञान है। नियमों का स्वाभाविक प्रयोग करना क्या है? प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है। आगे 150 नंबर पे आखिरी प्रश्न होगा आपका इस वीडियो में। व्हाट डज द फॉलोइंग टास्क इन्वॉल्व्स? लर्नर आर गिवन ए होटल मेनू एंड दे हैव टू ऑर्डर फूड फॉर 4 people फॉर एन अमाउंट ऑफ 1800. One is a vegetarian and other one is a allergic and to mushrooms. They have to keep 70 rupees for auto rickshaw to go back hostel. Learners are speaking about what they will order, their preference and keeping the money you get back to the hostel. तो यहाँ दोस्तों आपका कह रहा है कि एक कार्य जिसमें 1800 रुपये के बजट और कुछ शर्तों यानी कि शाकाहारी और एलर्जी के साथ खाना ऑर्डर करना है, इसमें क्या शामिल है? इसको बोलते हैं स्टडी इंगेज रिफ्लेक्ट यूज लैंग्वेज। मतलब कि यह क्या है? एक टास्क बेस्ड लर्निंग है जहाँ छात्र भाषा का प्रयोग एक वास्तविक समस्या यानी कि बजट बनाना या नेगोशिएट करना, इसको सुलझाने में कर रहे हैं। तो पेडागोजी में इस तरह की गतिविधि को अक्सर हम स्टडी इंगेज रिफ्लेक्ट यूज मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है, जहाँ छात्र भाषा का सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज का जो पेपर हुआ है आपका 8 फरवरी 2026 पेपर 2 जूनियर लेवल का जो आपका पूरा पेपर हुआ कि क्लास 6 to 8 के लिए, उस पेपर में जो सभी 150 क्वेश्चन आज पूछे गए थे उन सभी का हमने जो है वो आपको आंसर की बताया है एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्यात्मक तरीके से। अभी तक आपको यूट्यूब पे केवल जो भी आंसर मिले होंगे वो सब के सब केवल आंसर बताए होंगे, लेकिन व्याख्या नहीं किया होगा कोई भी। तो मैंने आपको पूरा व्याख्या करके दिया है ये पूरा 150 क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ ये आप अपने आंसर की भी वीडियो से मिला लेंगे और आपको प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ जाएगा। वीडियो बहुत ही बेहतरीन मेरे तरफ से बनाया गया है। बाकी किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जो आपका पेपर आज ही के दिन हुआ है यानी कि 8 फरवरी 2026 को हुआ है, लेकिन पेपर सेकंड पाली में हुआ है प्राइमरी लेवल का, उसको भी हम लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।